Good morning, everyone. Welcome to the lecture of Water Resource Engineering. In today's lecture, we are going to start a new chapter, and the name of this chapter is Dams and Reservoirs. In this chapter, we are going to study about the dams as well as reservoirs. So, if we see a reservoir portion, then we will see reservoir types, investigations, site selection, zone of storage, safe yield, reservoir capacity, reservoir sedimentation, and control. Right? And in a dam portion, we are going to study about the introduction of a dam, classification of a dam, types of dams, like a gravity dam, arc dam, buttress dam, earthen dams, rockfill dams, selection of a site for them, spillways, and saline features of important dams of India. Right? So these all content we are going to study in this new unit. So let's start with this reservoir. So basically what is reservoir? आप लोगों ने ये सुना होगा रिजर्वायर वर्ड, बट आप लोगों को पता नहीं होगा कि व्हाट इज़ रिजर्वायर. सो बेसिकली रिजर्वायर एक आर्टिफिशियल लेक होता है जिसके अंदर हम लोग पानी स्टोर करते हैं. ठीक है, तो एक रिजर्वायर एक डैम का पोर्शन भी हम लोग बोल सकते हैं. जैसे कि डैम की दो साइड्स होती है, अपस्ट्रीम साइड एंड डाउनस्ट्रीम साइड. ठीक है, तो एक साइड जहाँ पे पानी स्टोर होता है वो पोर्शन को भी हम लोग रिजर्वायर बोलते हैं. ठीक है, सो रिजर्वायर्स मे बी क्रिएटेड इन अ रिवर वैलीज by a construction of a dam or may be built by a excavation in a ground or by a conventional construction techniques such as brickwork or a cast concrete. ठीक है, जैसे कि आपके पास कोई ग्राउंड है, वहाँ पे आपको स्टोरेज करना है पानी का. ठीक है, ओपन स्टोरेज नहीं, टैंक की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ओपन स्टोरेज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्सकेवेट करेंगे और लेक जैसा बनाएंगे, तो उसको भी हम लोग रिजर्वायर बोल सकते हैं. हम लोग एक स्क्वायर टैंक जैसा बनाएंगे, ओपन टैंक, तो उसको भी हम लोग रिजर्वायर बोल सकते हैं. मतलब ब्रिक वर्क करके, एक्सकेवेशन करके या कॉन्क्रीटिंग वर्क करके जो भी स्टोरेज हम लोग रेडी कर रहे हैं वाटर के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे रिजर्वायर्स. सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक डैम बिल्डअप किया है और उसके पीछे मतलब ये दोनों हिल्स के बीच में एक ऐसे रिवर आ रहा है और उसको स्टोर कर दिया है पानी को. ठीक है, वो फ्लो नहीं हो रहा है. सो ये स्टोरेज है, मतलब ये है रिजर्वायर. पर्पस ऑफ द रिजर्वायर क्या है, हम लोग रिजर्वायर क्यों बनाते हैं, उसका मेन पर्पस क्या है. सो बेसिकली फ्लड कंट्रोल के लिए रिजर्वायर्स यूज़ होते हैं, इरिगेशन पर्पस के लिए होते हैं, उसके बाद होता है वाटर सप्लाई, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, डेवलपमेंट ऑफ फिशरी, नेविगेशन एंड कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन. सो फ्लड कंट्रोल के लिए कैसे बनाते हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि ये एरिया में बहुत बारिश होती है. ठीक है, तो आप वो एरिया में जो एक्सेस स्पेस है वहाँ पे एक रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करके रख सकते हो कि जब भी एक्सेस बारिश हो, एक्सेस रेनफॉल हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं हमने जो रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट किया है वो डायरेक्शन में. ठीक है, सो जो पानी फ्लड जनरेट करने वाला था उसको हम लोगों ने डाइवर्ट कर दिया रिजर्वायर में. ठीक है, सो वो फ्लड कंट्रोल के लिए यूज़ हुआ. सेकेंड है इरिगेशन पर्पस. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में एक लेक होता है. ठीक है, वो लेक में से पानी सब लोग वो मोटर के थ्रू या फ्लो करके ले जाते हैं. सो वो क्या है, इरिगेशन. तो वो एक रिजर्वायर ही है लेक, तो उसमें से पानी हम लोग कैरी करके इरिगेशन पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद है वाटर सप्लाई के लिए. जैसे कि हम लोगों ने रेनफॉल जो होता है वो पानी को स्टोर करके कहीं पे रखा है और वो एरिया में वाटर की मतलब वाटर सप्लाई हम लोग वहाँ से कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं. उसके बाद है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन. आप लोगों ने कहीं ना कहीं डैम तो देखा ही होगा, और अगर सरदार सरोवर डैम की विजिट आप लोगों ने की है तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि नीचे गैलरीज प्रोवाइड किया है वहाँ पे. सो वो वहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन भी है कि जिससे क्या होता है कि जो पानी का फ्लो होता है उससे हम लोग इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकते हैं. सो ये एक आप फिगर देख सकते हो जिसमें
स्टोरेज लेक है, ठीक है, ये रिजर्वायर है, ये डैम है। सो डैम के अपस्ट्रीम साइड में यहाँ पे एक हाइड्रो पावर हाउस बनाया होता है बेसिकली। सो ऐसे उसका एक लेआउट होता है कि वहाँ पे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद है फिशरीज। सो जो रिजर्वायर है जहाँ पे हम लोगों ने वाटर को स्टोर किया है, तो वहाँ पे हम लोग फिशरीज भी कर सकते हैं। नेविगेशन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डैम का हम लोग जो कैनाल्स और ये सब बनाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे नेविगेशन थ्रू चीज़ें भेज सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं। सॉइल कंजर्वेशन के लिए भी ये यूज़ होता है। Reservoirs may be designed by a single purpose reservoir, like single purpose reservoir जो होता है वो कोई एक ही पर्पस सर्व करने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे कि एक रिजर्वायर है सिर्फ इरिगेशन के लिए ही हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर कोई एक रिजर्वायर है जिसको सिर्फ हम लोग फ्लड कंट्रोल के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिर्फ वाटर सप्लाई के लिए यूज़ करेंगे, या फिर सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए यूज़ करेंगे। सो वो जो रिजर्वायर कोई एक ही पर्पस को सर्व करने के लिए हम लोगों ने बनाया है, तो उसको बोलेंगे सिंगल पर्पस रिजर्वायर। और मल्टीपर्पज़ रिजर्वायर किसको बोलेंगे, तो एक ही रिजर्वायर से मैनी पर्पजेज सर्व्स होते हैं। जैसे कि डैम का रिजर्वायर जो होता है वो मल्टीपर्पज़ रिजर्वायर होता है, जैसे कि उसके अंदर एक स्टोरेज भी होता है, उसके अंदर से हम लोग इरिगेट भी कर सकते हैं पानी, वाटर सप्लाई भी कर सकते हैं, फ्लड कंट्रोल के लिए भी यूज़ होता है। वो जो रिजर्वायर है उससे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो उसको बोलेंगे हम लोग मल्टीपर्पज़ रिजर्वायर, ठीक है। सो रिजर्वायर ये दो चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग डिज़ाइन करते हैं। इरिगेशन एंड वाटर सप्लाई के लिए होता है, इरिगेशन एंड वाटर सप्लाई प्लस फ्लड कंट्रोल के लिए भी हो सकता है मल्टीपर्पज़ रिजर्वायर। फिर इरिगेशन, वाटर सप्लाई, फ्लड कंट्रोल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, फिशरी। सो जैसे मैंने आपको बोला कि डैम वाला जो रिजर्वायर होता है, तो ये नीचे वाला जो लास्ट है मल्टीपर्पज़, ये सारे पर्पजेस उसमें से सर्व होते हैं डैम वाले रिजर्वायर में से। ये आप देख सकते हो रिजर्वायर की एक डैम का जो रिजर्वायर होता है उसकी एक फ़ोटो है। अब रिजर्वायर्स जो है उसको क्लासीफाई किया है नंबर ऑफ पार्ट में, ठीक है, नंबर ऑफ टाइप्स। तो वो नंबर ऑफ टाइप्स जो है उसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहला है स्टोरेज रिजर्वायर। So storage reservoir is formed by constructing a dam across a river valley, and the idea of constructing such a reservoir is to store excess water which flows through a river during a high flood or a rainy season, right? तो ये जो रिवर होती है उसके अक्रॉस हम लोग एक डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं, और वो क्यों करते हैं, तो एक्सेस वाटर को स्टोर करने के लिए, ठीक है। और हाई फ्लड सीज़न और वो रेनी सीज़न होती है तब हम लोग वहाँ से पानी को फ्लो करेंगे। सो दिस स्टोर्ड वाटर इज़ देन यूटिलाइज फॉर अ वेरियस पर्पसेस लाइक इरिगेशन, वाटर सप्लाई, फिशरी, hydroelectric power generation. Again, the storage reservoir may be named as a single purpose reservoir or a multi-purpose reservoir according to its utility. ठीक है, हम लोगों ने स्टोरेज रिजर्वायर जो बनाया है उसमें भी सिंगल पर्पस रिजर्वायर और अ मल्टीपर्पज़ रिजर्वायर दोनों में से कोई भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी, उसकी यूटिलिटी हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट। सो आप यहाँ पे एक फिगर देख सकते हो जो स्टोरेज रिजर्वायर की है, जहाँ पे पानी को स्टोर किया है। ये एक बाउंड्री बनाई है, ठीक है, डैम के बाजू में। द सेकेंड है फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर। सो फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर आपको नाम से ही पता चलता है कि हम लोग क्यों बनाते हैं, क्योंकि फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, राइट। So these reservoirs are formed by constructing a dam at a suitable places in a catchment area or a river valley to arrest the flood water temporarily. हम लोग उसको temporarily store करते हैं at the downstream area may not get damaged by a sudden high flood discharge, but the arrested water is then allowed to flow or release gradually without causing any harm to the low lying area. ठीक है,
एंड दिस टाइप ऑफ रिजर्वायर इज डिजाइंड एज अ सिंगल पर्पज रिजर्वायर. जो फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर होते हैं वो सिंगल पर्पज रिजर्वायर होते हैं, क्योंकि उसमें से हम लोग सिर्फ फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, वो जो पानी है जो स्टोर हुआ है ये फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर में, उसको हम लोग धीरे धीरे रिलीज करते हैं. ऐसे रिलीज करते हैं कि उसके नीचे जो लो लेइंग एरिया है डाउनस्ट्रीम साइड में उसको डैमेज ना हो. ठीक है, जब हाई फ्लड कंडीशन आती है तब वो पानी वहाँ पे डाइवर्ट होता है और धीरे धीरे वहाँ से रिलीज होता है. द फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर कैन बी 2 टाइप्स. उसके भी 2 टाइप्स है. ये आप देख सकते हो फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर की एक इमेज है यहाँ पे. उसके 2 टाइप्स होते हैं, डिटेंशन रिजर्वायर एंड रिटार्डिंग रिजर्वायर. राइट, सो डिटेंशन रिजर्वायर is a type of a reservoir. The spillways with the adjustable gates provided with the dam so that the flood water may be detained for some time and then released according to a situation of a downstream area by operating the gates of spillways. ठीक है, ये जो रिजर्वायर होता है उसका जो स्पीलवे होता है उसके अंदर एडजस्टेबल गेट्स प्रोवाइड किए गए होते हैं. ये स्पीलवे क्या है, ये गेट्स क्या है, वो आप लोगों को शायद पता है. अगर नहीं पता है तो हम लोग डैम वाला पोर्शन पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा. तो बेसिकली स्पीलवे एक स्ट्रक्चर है जहाँ से हम लोग पानी को डाइवर्ट करते हैं. राइट, तो स्पीलवे जो होता है उसके अंदर गेट्स प्रोवाइड किए गए होते हैं, एडजस्टेबल गेट्स. तो जब भी पानी को हमें डिटेन करना है, मतलब उसको फ्लो करने से रोकना है, तो हम लोग क्या करेंगे, गेट क्लोज कर देंगे. और जब ऐसी कंडीशन आती है कि हम लोग धीरे धीरे वो पानी को रिलीज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, वो गेट्स ओपन कर देंगे. राइट, वो डिपेंड्स करता है कि डाउनस्ट्रीम एरिया की सिचुएशन क्या है. ठीक है, और रिटार्डिंग रिजर्वायर. सो रिटार्डिंग रिजर्वायर क्या है? So in this type of reservoirs, spillways are provided with the dam at a such level and capacity so that the flood discharge is retarded and it takes a long time for flood water to flow completely towards the downstream, and discharge stops when the water level falls below the crest of a spillways. ठीक है, यहाँ पे कोई गेट्स जैसा नहीं प्रोवाइड किया गया होता है. ठीक है, वहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया गया होता है, एक लेवल बनाया होता है कि वो लेवल तक वो पानी डैम के आउटसाइड नहीं जाएगा. ठीक है, वो लेवल आने के बाद ही वो पानी वहाँ से फ्लो होगा. सो जब भी वो वाटर लेवल वो हमारा जो डिस्चार्ज वो लेवल हम लोगों ने क्रिएट किया है वहाँ तक पानी आ जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, सो डिटेंशन रिजर्वायर में क्या होता है, एडजस्टेबल गेट्स प्रोवाइड किए गए होते हैं. और रिटार्डिंग रिजर्वायर में क्या होता है, एक लेवल कैपेसिटी वाला क्रिएट किया होता है कि वो लेवल तक पानी स्टोर रहेगा, उसके ऊपर अगर जाएगा तो वो फ्लो हो जाएगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा. ये आप देख सकते हो डिटेंशन रिजर्वायर. सो यहाँ पे ये गेट्स प्रोवाइड किए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो गेट्स को ओपन किया है इसलिए ये पानी यहाँ से फ्लो हो रहा है. और उसके बाद द नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर. सो द डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर इज नॉट फॉर्म बाय अ कंस्ट्रक्टिंग अ डैम across a river or a valley. It is constructed by a masonry work or a concrete work in a form of a rectangular or a circular tank at a suitable places near the town or city, and the water from this river or a lake is pumped into this reservoir and stored, therefore supplying to consumers of a town or city, and the water may be supplied to consumer by a pumping system or a gravity system. सो डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर बेसिकली एक सर्कुलर और रेक्टेंगुलर टैंक होती है. जैसे कि कोई पर्टिकुलर टाउन और सिटी है तो वो टाउन और सिटी के अंदर वाटर सप्लाई एक सिस्टम होती है. ठीक है, जिसके अंदर हम लोग बाय पंपिंग या बाय ग्रेविटी पानी सप्लाई करते हैं आपके घर में. जैसे इसका एक एग्जांपल अगर देखें तो जो लोग सोसाइटी में रहते हैं, राइट, टेनामेंट्स या बंगलोज में रहते हैं, तो वहाँ पे एक कॉमन टैंक होगी, वाटर टैंक. उसको हाई लेवल पे
रखा होगा, जैसे कि हमारी कॉलेज में भी एक वाटर टैंक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पानी स्टोर करते हैं हम लोग। तो वहाँ पे पानी हम लोग पंप करके स्टोर करते हैं। हमारे यहाँ बोरवेल होता है, क्योंकि हमारे नज़दीक में कोई रिवर या लेक नहीं है, तो हम लोगों ने वहाँ पे बोरवेल क्रिएट किया है और वहाँ से पानी खींच के हम लोग वो स्टोरेज टैंक में भरते हैं और उसके बाद बाय ग्रेविटी और बाय पंपिंग उसको अलग अलग रूम्स में या अलग अलग घर में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन टैंक है उसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर। सो डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर का मेन पर्पस क्या है कि रिवर और लेक में से पानी को पंप करना है और उसके बाद जो हमारी टाउन या सिटी है, हमारे कंज्यूमर्स है, उनको सप्लाई करना है बाय पंपिंग और बाय ग्रेविटी सिस्टम। ठीक है, ये है डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर की एक फिगर। सो आप देख सकते हो कि आपकी सोसाइटी में भी ऐसी टाइप की टैंक होगी। ये ऐसे टाइप की टैंक हमारी कॉलेज में भी अवेलेबल है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, साइट सिलेक्शन फॉर रिजर्वायर। हमें अगर रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करना है तो उसकी साइट हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, वो क्राइटेरियाज को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो कौन से क्राइटेरिया है जो हमें ध्यान में रखने हैं वाइल सिलेक्टिंग अ साइट फॉर अ रिजर्वायर। सो फर्स्ट है स्टेबल फाउंडेशन फॉर द डैम शुड बी अवेलेबल वेयर द रिजर्वायर बेसिन इज प्रपोज टू बी फॉर्म। ठीक है, हम लोग जहाँ पे भी रिजर्वायर बेसिन बनाने वाले हैं वहाँ पे जो डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसके लिए सूटेबल फाउंडेशन भी वहाँ पे होना चाहिए, फाउंडेशन की जगह होनी चाहिए। सेकेंड है एट द सिलेक्टेड साइट द रिवर वैली शुड बी नैरो एंड वेल डिफाइंड सो दैट अ लेंथ ऑफ द डैम मे नॉट बी शॉर्ट। ठीक है, हम लोग जहाँ पे साइट सिलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे रिवर की जो वैली की साइज़ है वो नैरो होनी चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग लेंथ ऑफ द डैम हाई कर पाए, वो शॉर्ट ना हो। ठीक है, द थर्ड है पर्पस the proposed reservoir basin should be watertight and free from cracks, fissures, so that there is no loss of water due to percolation। हम लोगों ने जो साइट सिलेक्ट की है वहाँ पे कोई क्रैक्स ना होनी चाहिए, फीचर्स ना होने चाहिए। फीचर्स मतलब कि जो बड़े बड़े क्रैक्स होते हैं जिसके अंदर से पर्कुलेशन हो जाता है पानी का। तो क्या होता है कि अगर ऐसी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट होती है तो हम लोग जो पानी स्टोर कर रहे हैं वो पानी पर्कुलेट होके चला जाएगा, मतलब कि हमारे वाटर का लॉस हो जाएगा, स्टोरेज वाटर का। ठीक है, तो हम साइट सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो वाटर टाइट साइट्स होनी चाहिए जिसमें से पर्कुलेशन या परमिएबिलिटी ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है द रिजर्वायर वाटर शुड नॉट सबमर्ज अ वैल्यूएबल लैंड और प्रॉपर्टी। ठीक है, आजू बाजू में जो वैल्यूएबल लैंड और प्रॉपर्टीज़ है उसके साथ सबमर्ज नहीं हो जानी चाहिए। हमें ऐसी टाइप का रिजर्वायर की साइट सिलेक्ट करनी चाहिए कि जहाँ पे हमारी लेजर लैंड पड़ी है। ठीक है, जो वैल्यूएबल लैंड एंड प्रॉपर्टीज़ है उसको यूज़ नहीं करना है हमें। उसके बाद है द ट्राइब्यूटरीज विच कैरी अ हाई कंटेंट ऑफ सेडिमेंट शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, जो सेडिमेंटेशन कंडीशन है उसके अंदर हाई कंटेंट ट्राइब्यूटरीज होती है वो वाली साइट्स को हमें अवॉइड करना है, क्योंकि अगर वो वाली साइट हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो उसको हमें रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें ऐसी साइट्स को अवॉइड करनी चाहिए। उसके बाद है द साइट शुड बी सच दैट अ डीप रिजर्वायर मे बी फॉर्म विथ मिनिमम सरफेस एरिया टू कंट्रोल द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू इवेपोरेशन। ठीक है, हमें ऐसी साइट सिलेक्ट करनी चाहिए जो डीप रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करे। ठीक है, अगर हम लोग शैलो रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो क्या होता है उसका जो विड्थ है वो ज़्यादा हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा कि लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन हाई हो जाएगा। लेकिन एज़ कम्पेयर टू दैट अगर हम लोग डीप रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करें तो ये इवेपोरेशन लॉसेस है वो मिनिमम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया हमारा मिनिमम हो जाता है डीप रिजर्वायर में। उसके बाद नेक्स्ट है द साइट शुड बी इजीली एक्सेसिबल बाय रोड और रेलवे। हम लोगों ने जो साइट सिलेक्ट की है वो इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए। फिर ऐसी साइट सिलेक्ट करनी चाहिए कि जिसके आजू बाजू में जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो अवेलेबल हो।
ठीक है, साइट के आजू बाजू में ऐसी साइट नहीं सिलेक्ट करनी चाहिए कि हमें फिर डैम कंस्ट्रक्शन करना है रिजर्वायर का या डैम का, तो उसके उससे ज़्यादा तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आ जाए। सो हमें ऐसी कोई साइट सिलेक्ट नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सूटेबल एरिया शुड बी अवेलेबल फॉर लेबर कॉलोनीज, स्टाफ क्वार्टर्स, गोडाउन, स्टॉक यार्ड्स। ठीक है, हम लोग जो साइट सिलेक्ट कर रहे हैं उसके आजू बाजू में जो लेबर्स काम करेंगे, ठीक है, उनके लिए कॉलोनीज होनी चाहिए, स्टाफ क्वार्टर्स होना चाहिए, ठीक है, गोडाउन्स होने चाहिए, स्टॉक यार्ड्स होने चाहिए। तो हम लोग जो साइट सिलेक्ट करेंगे तब ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिजर्वायर साइट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो या फिर आप मुझे गूगल मीटिंग में भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग माय लेक्चर।